हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स में बैंकिंग इवेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 29 ऑफ दिसंबर से लेकर 4 ऑफ जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इवेंट्स थे, चाहे वो आरबीआई का सर्कुलर हो, आपका सेबी का नोटिफिकेशन आया हो, या फिर हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च किया हो, सारी बातें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। ओके है जी। तो आज का जो सेशन है वो आप देख सकते हैं, जनवरी वीक 1 के हमारे बैंकिंग इवेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन है, एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन है, इसके अलावा जो भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स है, सबके लिए ये सेशन यूजफुल है। तो आपके सभी फ्रेंड्स जो भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। ओके है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। और यहाँ पर ये पिक्चर जरूर इनकी बनी है, लेकिन हम सभी को पता है कि अब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी नहीं है, राइट। चलिए, अब आरबीआई ने क्या कहा है। आरबीआई मैंडेट्स बैंक टू क्लोज 3 टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जनवरी। 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में क्या हुआ, आरबीआई ने कहा है कि 3 प्रकार के बैंक अकाउंट्स हैं, उनको मैंडेटरी क्लोज करना जरूरी है। कौन कौन से अकाउंट है? पहला है डोरमेंट अकाउंट, इनएक्टिवेट अकाउंट एंड जीरो बैलेंस अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स को 1 जनवरी से क्लोज करने की बाद इंस्ट्रक्शन दिए हैं आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा। पर्पस क्या है? जिससे हम अपने देश में होने वाले फ्रॉड्स को रिड्यूस कर सकें। इसका पर्पस है इंप्रूव बैंकिंग सिक्योरिटी, रिड्यूस फ्रॉड एंड इनहांस ऑपरेशनल इफिशियंसी। नाउ यहाँ पर 3 प्रकार के अकाउंट्स के बारे में बात हुई है। कौन कौन से अकाउंट्स हैं? पहला है डोरमेंट अकाउंट। जैसे कि अपने डोरमेंट वोल्केनो होते हैं, सोए हुए, जो सो रहे हैं, जिसमें सदियों से कोई इरप्शन नहीं हुआ है, वैसे ही आपके अकाउंट्स भी होते हैं जिसमें कई सालों से कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, वो आपके डोरमेंट अकाउंट होते हैं। अकाउंट्स दैट हैव नॉट शोन एनी ट्रांजैक्शन फॉर 2 years और मोर ईयर्स, और उन्हें क्लासिफाई किया जाता है एज अ डोरमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है इनएक्टिवेट अकाउंट। इनएक्टिवेट अकाउंट वो होते हैं जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन ना हुआ हो 1 साल में, ठीक है। इफ एन अकाउंट हैज हैड नो ट्रांजेक्शन फॉर ओवर 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन ना हुआ हो, उसे हम इनएक्टिवेट अकाउंट कहेंगे। और यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक अपने कस्टमर्स को बोलेंगे कि आप जल्दी से जल्दी केवाईसी करा लो, अपने किसी ट्रांजेक्शन को कर लो, नहीं तो हम इन अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। क्लियर है? और इसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट, बहुत लंबे समय से जीरो बैलेंस है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी यहाँ पे चीजें नहीं हो रही हैं, तो ऐसे केस में भी कहा गया है कि आप उसे पॉजिटिव बैलेंस में कन्वर्ट करो, मतलब थोड़े बहुत 100-200 रुपए डाल लो, पॉजिटिव बैलेंस में इसको कन्वर्ट कर लो। अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आप यहाँ पर बैंक आके केवाईसी कराओ और इसको पॉजिटिव अकाउंट पे कन्वर्ट करो, अदरवाइज हम इसको भी बंद कर देंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें रिसेंटली की गई हैं बाय द आरबीआई। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा, आप किसी भी मर्चेंट शॉप पे जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिखाई देता है जिसके जरिए आप यूपीआई करते हैं। जैसे कि आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं और जाके ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपने क्या नोटिस किया है, सबसे ज्यादा कौन से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं? आप देखेंगे कि फोन पे से, गूगल पे से सबसे ज्यादा 80% हमारे देश में ट्रांजेक्शन्स इनके द्वारा ही होते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि और भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, लेकिन मैक्सिमम जो कस्टमर ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो फोन पे से करते हैं या फिर जीपे से करते हैं। इज दैट क्लियर? सभी को पता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई extend market cap deadline for UPI apps by the 2 year to end of 2026। अब देखिएगा, कहानी कुछ इस प्रकार शुरू हुई है। पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे ना, तो हमें न्यूज समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बैंकिंग न्यूज समझने में अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं। तो कहानी शुरू हुई थी नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में एनपीसीआई ने कहा था कि हमारे देश में जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जहां से आप यूपीआई या ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वो अपने टोटल ट्रांजेक्शन, जितने भी पूरे इंडिया में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसके 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहले ऐसा कहा गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं,
अभी हम इसकी डेडलाइन को इंक्रीज करते हैं। तो नवंबर 2020 में एनपीसीआई कहता है कि हमारे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो 30% से ज्यादा अपने कैप को रख सकते हैं। 30% कैसे आप डिफाइन कर रहे हो? जितनी भी ट्रांजेक्शन 3 महीने में हो रहे हैं उसका 30% किस एप्लीकेशन से हो रहा है। अगर 30% से ज्यादा हो रहा है तो आप नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग नहीं करोगे। पहले ऐसा रूल था कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्डिंग नहीं करोगे, लेकिन आरबीआई ने कहा नहीं यार, ये तो सक्सेसफुल नहीं है, नहीं चल पा रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, 30% के कैप की डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मेंशन है कि नवंबर 2020 में एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 30% कैप on the UPI transaction per third party application to mitigate concentration risk। इस इकोसिस्टम को स्टार्ट करने का काम किया था, लेकिन बाद में दिसंबर 2022 तक इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया एंड फर्दर आप देख पा रहे हैं कि 2026 तक डेडलाइन को एक्सटेंड करने का काम किया है। इसका 30% कैप का क्या मतलब है? 30% कैप का मतलब है कि टोटल मार्केट में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इन लास्ट 3 मंथ्स उसका 30% किस एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, 30% से ज्यादा अगर पहले हुआ करते थे तो आप नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते थे, बट अब यहाँ पे आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। क्लियर है? डन इतनी चीजें? तो आइए वापस न्यूज पे आते हैं। आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि एनपीसीआई ने ही पब्लिश किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि फोन पे और गूगल पे, फोन पे का जो टोटल वेटेज है वो 48.30% है और गूगल पे से जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो 30%। मतलब गूगल पे और फोन पे हमारे पूरी मार्केट का 80% होल्ड करते हैं, बाकी 20% में आपको अदर एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी। तो इन्होंने कहा है जैसे कि फोन पे और गूगल पे को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, एनपीसीआई ने जो 30% के कैप का क्राइटेरिया है उसको एक्सटेंड कर दिया है। कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026 तक के लिए। क्लियर हो गया? तो यही बात इस नोटिस में आई हुई है। आई थिंक समझ में आ गई होगी सारी कहानियां, बाकी बैकग्राउंड को आप बाद में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम शॉर्ट में पीपीआई कहते हैं। देखिएगा, आप लोग ने देखा होगा वॉलेट होते हैं, वॉलेट वो जो बॉयज रखते हैं, वाले वॉलेट के बारे में बात नहीं हो रही है, जैसे कि अपन पेटीएम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें वॉलेट होता है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, राइट? तो हम उसी वॉलेट्स के बारे में, उन्हीं पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम में आपने आपने क्रिएट कर रखा है, पेटीएम में क्या, वॉलेट। पेटीएम में आपने क्या कर रखा है, वॉलेट को क्रिएट कर रखा है जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसको समय समय पे रिचार्ज करते हैं। या फिर आपने पेटीएम से आपका जो आपका जो मेट्रो का कार्ड है वो लिंक करके रखा है, तो आप पेटीएम से मेट्रो के कार्ड में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, होता है। तो अभी तक क्या कार्यक्रम चल रहा था, अभी तक ऐसा चल रहा था कि जिस जिस एप्लीकेशन में आपने उस वॉलेट को क्रिएट किया है केवल आप उसी एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन्स को कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेटीएम का वॉलेट है लेकिन मुझे ट्रांजेक्शन गूगल पे से करना है, फोन पे से करना है, तो वो फैसिलिटी फिलहाल में नहीं थी। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि हम इंटर ऑपरेबिलिटी लेकर आएंगे। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने डिस्कशन किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनमें जब कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, जिसे हम इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं। तो यही फीचर आ रहा है हमारे पीपीआई में, जो हमारे वॉलेट्स होते हैं, मेट्रो एनसीएमसी कार्ड्स होते हैं, उसमें ये फीचर लेकर आया गया है बाय द आरबीआई। सो आरबीआई अलाउ यूपीआई पेमेंट बाय अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉर पीपीआई होल्डर्स। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर जो होते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, केवाईसी करने के बाद। क्लियर है? अभी जो सबसे ज्यादा आपके वॉलेट्स है या सबसे ज्यादा जो पीपीआई है वो कौन कर रहा है, फोन पे के पास है। ठीक है, आप देख सकते हैं फोन पे जो कि नॉन बैंक्स की कैटेगरी में आता है, और बैंक्स की कैटेगरी में पेटीएम के पास सबसे ज्यादा वॉलेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। पहले क्या था कि यूपीआई पेमेंट केवल पीपीआई के अकाउंट होल्डर के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी, केवल जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं उसी एप्लीकेशन से आप ट्रांजेक्शन कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अलाउ कर दिया गया है कि आप दूसरे एप्लीकेशंस को यूज करके भी अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी आरबीआई का नोटिस आया है। ओके है जी, चलिए
नाउ बात करते हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे देश में एक छोटी सी फर्म है, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सी कंपनी है एक्चुअली, जिसका नाम है भारत ग्लोबल डेवलपमेंट। हुआ क्या था, एक साल पहले इनके एक शेयर की वैल्यू 17 रुपीज थी। कितनी थी? 17 रुपए थी। ठीक है, 16-17 रुपए एक साल पहले इनके शेयर्स की वैल्यू थी। और फिर सडनली क्या हुआ इस कंपनी में, इनकी जो एक शेयर की वैल्यू है वो 1700 रुपीज हो गई। इतना बड़ा जंप आपको देखने को मिला। तो कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं। उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, और सेबी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या कहा है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सस्पेंडेड ट्रेडिंग in the Bharat Global Developer, a company valued at over 12,000 करोड़ रुपीस। इन पर जो ट्रेडिंग है उसको सब सस्पेंड कर दिया है। मतलब कोई भी व्यक्ति अभी फिलहाल के लिए इनके शेयर्स को ना खरीदेगा ना बेचेगा। तो ट्रेडिंग को सस्पेंड किया गया है बाय द सेबी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में कुछ फाइनेंशियल लैप्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को देखा गया था। क्लियर इतनी चीजें? तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी के 17 इंडिविजुअल, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को भी सस्पेंड कर दिया है ट्रेडिंग के चलते हुए। क्लियर है? तो ये नोटिस आया है किसका? सेबी का। चलिए नाउ बात करते हैं, आरबीआई इंट्रोड्यूस नेम लुकअप फॉर एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपसे एग्जाम में सिंपल सी बातें पूछी जा सकती हैं अबाउट द एनईएफटी और अबाउट द आरटीजीएस और इनके फुल फॉर्म, एब्रीविएशन। अभी देखिएगा जो आपका आईबीपीएस का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा आपका जो आरआरबी का पेपर हुआ था, उसमें भी आपके एब्रीविएशन पूछे गए हैं। तो एसबीआई में भी एब्रीविएशन पूछे जा सकते हो। अब तो जनरल अवेयरनेस भी ज्यादा नंबर की आने वाली है, तो भाई रेडी रहो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस अ नेम लुकअप फैसिलिटी, नेम लुकअप फैसिलिटी फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, मतलब आपका आरटीजीएस सिस्टम, एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी सिस्टम। इसका पर्पस है रिड्यूस फ्रॉड एंड एरर्स, जैसे कि यूपीआई। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा एक ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं गोलगप्पे का, आज भी वही दूंगी। अगर हम गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं और 30 रुपीज के मैंने गोलगप्पे खाए हैं और उसके बाद मुझे पैसे देने हैं, तो मैं क्या करूंगी, अपना फोन निकालूंगी, क्यूआर कोड को स्कैन करूंगी और भैया से पूछूंगी, भैया ये आपका नाम है XYZ। वो भैया बोलेंगे यस, और मैं ट्रांजेक्शन कर दूंगी। मतलब यूपीआई से जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो जो भी आपका बेनिफिशियरी है या जो भी आपका रिसीवर है, उसका नाम आपको दिखाई देता है। तो आप एक बार कंफर्म करते हो जिससे गलती से भी गलत ट्रांजेक्शन ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी जो आपका आरटीजीएस है और एनईएफटी है, उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती। उसमें जो आपका रिसीवर, उसका नाम शो नहीं होता, तो कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, गलती से गलत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसे ही कहा जाता है नेम लुकअप फैसिलिटी। तो जैसे यूपीआई में ये फैसिलिटी है, सिमिलर फैसिलिटी आरटीजीएस और एनईएफटी में लेकर आया जाएगा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। और सभी बैंक्स को मैंडेटरी किया है। सभी बैंक्स को 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी है कि आपको ये जो नेम लुकअप फैसिलिटी है, आपकी ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज में नेम लुकअप फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर आरटीजीएस एंड एज वेल एज एनईएफटी के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, दिस फीचर सिमिलर टू व्हाट यूपीआई एंड आईएमपीएस ऑफर, जैसे कि ये सर्विसेज आईएमपीएस और यूपीआई में होती हैं। ठीक है, कब से इफेक्ट में आएगा? 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से। साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी मोबाइल एप्लीकेशंस पे, मतलब जो भी बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं एंड इंटरनेट बैंकिंग पे। ये बात इसमें मेंशन की गई है। क्लियर है? डन। करेंटली एनईएफटी और आरटीजीएस में आपको जो रिसीवर्स हैं उनका नाम शो नहीं होता। नाउ बात करते हैं सम स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एनईएफटी। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है पैसे ट्रांसफर करने का। इसमें आप मिनिमम 1 रुपए से मैक्सिमम, कोई भी लिमिट नहीं है, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी का जो फीचर है वो 24/7 मतलब 24 घंटे अवेलेबल होता है, लेकिन ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं है। ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन नहीं है। हाफ ईयरली बेसिस पे बैचेस क्रिएट होते हैं और बैचेस के फॉर्म में ये ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं। क्लियर है? ये होता है आपका एनईएफटी। एनईएफटी के बाद आता है आपका आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ये आपका 24/7 तो अवेलेबल रहता ही है, लेकिन ये आपको रियल टाइम में, जैसे कि आपने फंड ट्रांसफर किए,
वहां पर रिसीवर को रिसीव हो जाएंगे। तो रियल टाइम में फंड को ट्रांसफर करता है, लेकिन इसमें मिनिमम जो आपकी ट्रांसफर लिमिट है वो 2 लाख रुपीज होती है। मिनिमम 2 लाख रुपए तो आपको आरटीजीएस करना ही पड़ेगा, उससे कम का आरटीजीएस नहीं होता। और जो मैक्सिमम है वो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है, लेकिन कुछ सर्टेन बैंक्स है जो अपनी लिमिट को डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द आरटीजीएस एंड एनईएफटी। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई समस्या, दिक्कत? बढ़िया चल रहा है, चलो। अगर सब कुछ बढ़िया लग रहा है तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सभी फ्रेंड जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये सेशन है, ठीक है। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है पूजा जैन क्लासेस। ओके, वहां पर जाओगे आप, फ्री नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस वीकली बैंकिंग इवेंट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट रिमेन अनचेंज ऑन नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारे देश में जो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, लास्ट क्वार्टर के लिए आपकी जो रेट्स है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। देयर इज नो चेंजेस इन द स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट अनचेंज है फ्रॉम द 1 जनवरी टू 31 मार्च 2025। एक्चुअली सिंस 2016 से हर क्वार्टर में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो रिव्यू करता है और जरूरत पड़ती तो रिवाइज करता है इंटरेस्ट रेट। अब किस किस के बारे में बात हो रही है देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात हो रही है आपके पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्लियर, कोई भी पर्सन अपना एक अकाउंट ओपन कर सकता है और जिसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक का डिपॉजिट कर सकता है एवरी ईयर, जिसमें अंडर द सेक्शन 80C जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें 1961 का एग्जम्पशंस भी देखने को मिलते हैं। तो मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक का डिपॉजिट किया जा सकता है। और इसका जो टेन्योर होता है, ड्यूरेशन, वो 15 साल का होता है, 15 ईयर्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1, ठीक है, 7.1%। नेक्स्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये केवल 2 साल के लिए आपकी स्कीम है और केवल फीमेल्स के लिए ये स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी फीमेल 1000 रुपीज से अपने अकाउंट को ओपन कर सकती है, मतलब मिनिमम 1000 रुपीज से मैक्सिमम आप 2 लाख रुपीज तक का डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें कोई भी टैक्स में एग्जम्पशंस देखने को नहीं मिलते हैं। ये 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है और 7.5% आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। नाउ बात करेंगे किसान विकास पत्र के बारे में। किसान विकास पत्र, इसमें कोई भी पर्सन अकाउंट ओपन कर सकता है, मिनिमम 1000 रुपीज और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट रेट है 7.5%। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 5 इयर्स के लिए होती है। नरेंद्र मोदी जी के पास ये वाली स्कीम है, ठीक है। 5 साल के लिए स्कीम होती है। मिनिमम 1000 रुपीज से मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें आपको टैक्स एग्जम्पशंस देखने को मिलते हैं और इंटरेस्ट रेट है 7.7%। ओके जी। नेक्स्ट, अगला आता है सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए है। किसके लिए है? केवल और केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है, वो भी जिनकी एज बिलो 10 ईयर्स है। ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनके पेरेंट्स या फिर उनके जो लीगल गार्जियन है वो उनके बिहाफ में अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है, उसी के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया था, जिससे शादी के लिए और फर्दर एजुकेशन के लिए बच्चियों के लिए फंड को कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी पेरेंट अपनी 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। मिनिमम डिपॉजिट साइज है 250 रुपीज एंड मैक्सिमम है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। इसमें भी आपको अंडर द 80C सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे टैक्स में एग्जम्पशंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मिनिमम आपको 15 ईयर तक तो डिपॉजिट करना ही होता है, जब तक 21 साल की उम्र नहीं हो जाती लड़कियों की। नेक्स्ट है नेशनल सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है। कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में जिनकी एज 60 ईयर प्लस है, 60 साल से ज्यादा है, उनके लिए नेशनल सिटीजन सेविंग स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम
डिपॉजिट साइज 1000 रुपीज से लेकर मैक्सिमम 30 लाख रुपीज तक है, 5 साल के लिए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। क्लियर? इन सब की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट याद रखनी है और आपको इंटरेस्ट रेट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। डन इतनी चीजें? चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहती थी मैं। यहाँ पर देखेंगे दिसंबर मंथ की बैंकिंग मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। क्या क्या कवर कराया है मैंने, तो दिसंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स बैंकिंग का, बैंकिंग करंट अफेयर्स, और जो बैंकिंग करंट अफेयर्स कवर कराया है उस पे बेस्ड 100 क्वेश्चन एमसीक्यू, ये दोनों चीजें मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यू इसमें अवेलेबल है। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। अब ऐसा नहीं होता कि बैंकिंग एग्जाम में केवल बैंकिंग करंट अफेयर्स आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में अपॉइंटमेंट्स भी आती है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी आती है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर एक और मैगजीन है करंट अफेयर्स मैगजीन दिसंबर की, जिसमें आपको पूरे मंथ का वन लाइनर मतलब अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, ऑबिचुरीज प्लस 200 एमसीक्यू अवेलेबल है। ये दोनों प्रोडक्ट पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। और इसके अलावा जुलाई से लेके दिसंबर मंथ तक मतलब आपका क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग एस्पिरेंट को एक का साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, नहीं। आप लोगों की जैसे कि मेंस होंगे अप्रैल में या फिर आपके मेंस होंगे मई में, अप्रैल मई जून में ही आपके मेंस होंगे, तो उसके लिए आपका 6 to 7 मंथ पर्याप्त होता है, तो आप नवंबर से पढ़ना शुरू करो। फिर भी कोई बच्चा है जो बैंकिंग के साथ साथ एसएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा है, उनके लिए है कि देखेंगे हाफ ईयरली मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज कवर किया है। केवल अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका बैंकिंग एग्जाम अभी जनवरी में है, फरवरी में है या फिर मार्च में है, तो फिर आपको इसे लेना चाहिए। अगर आपका एग्जाम अप्रैल मई जून में है तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि मंथली मैगजीन से ही आप काम चला लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये स्कीम 2016 की स्कीम है। एंड नेक्स्ट है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये भी आपकी 2016 की स्कीम है। इन दोनों स्कीम्स को टिल 2025-26 तक एक्सटेंड किया गया है बाय द कैबिनेट। जब किसी स्कीम को आप एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए एडिशनल बजट भी होता है, तो बजट है 69,515 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये आपको बजट देखने को मिल जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 21-22 टू 25-26। क्लियर? अब इन दोनों स्कीम्स में अंतर क्या है? पहली चीज तो दोनों ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। अगर कोई एडवर्स वेदर कंडीशन हो जाती है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल आ गया, फ्लड आ गए जिसके कारण, या फिर ड्रॉट की सिचुएशन बनती है, सूखे की समस्या होती है और फसलें खराब हो जाती हैं, या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, फ्रॉस्ट की समस्या हो गई है, तो अगर कोई भी एडवर्स वेदर फिनोमिना होता है और क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, तो वो कवर हो जाएंगी रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा फसलें वेदर की वजह से ही खराब हो। कई बार ह्यूमन एरर्स भी होती हैं, कई बार कुछ बीमारियां हो जाती हैं फसलों को, या फिर फंगस लग जाती है फसलों को, या फिर आग लग जाती है, कोई भी कंडीशंस बन सकती है, तो वो सारी कंडीशंस कवर होती हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। तो दोनों ही आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और इन दोनों स्कीम्स को हमने 25-26 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया फंड भी क्रिएट किया है जिसका नाम है FIAT फंड। ठीक है, FIAT का मतलब है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फंड, किस चीज में हमें इनोवेशन करना है? तो एग्रीकल्चर फील्ड में हमें नया रिसर्च वर्क करना है, नया इनोवेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। इसके लिए ये फंड बनाया गया है जिसका इनिशियल कॉर्पस अमाउंट है 824 करोड़ रुपीस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 824 करोड़ रुपीस आपको फंड देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखिएगा, कोई भी आप जब इंश्योरेंस कराते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया,
तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ प्रीमियम अमाउंट होता है जो मुझे हर मंथ पे करना होता है। वैसे ही जब कोई किसान ने अपने खेत का इंश्योरेंस कराया, क्रॉप इंश्योरेंस कराया, तो उनको भी कुछ प्रीमियम पे करना होता है। तो प्रीमियम अमाउंट वेरी करता है आपकी क्रॉप पर। आपने किस प्रकार की क्रॉप को कल्टीवेट किया है, मतलब रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, कैश क्रॉप है या फिर हॉर्टिकल्चर है। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप के केस में आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम फार्मर्स को पे करना होता है वो 1.5% होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीमियम अमाउंट है 100 रुपीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम अमाउंट क्या है, 100 रुपीज है। तो रबी क्रॉप अगर आपने लगाई तो आपको केवल 1.5 रुपया, मतलब 1.5 रुपया देना पड़ेगा, रिमेनिंग गवर्नमेंट देगी। खरीफ क्रॉप है तो आपको केवल 2 रुपया देना पड़ेगा, 2%। रिमेनिंग जो 98 रुपीज है वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। कैश क्रॉप के लिए 5% प्रीमियम पे करना होता है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी 5% प्रीमियम पे करना होता है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? डन। चलिए नेक्स्ट। अब अगला नाम जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रमेश चंद का नाम। ये है रमेश चंद। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है। वो कमेटी क्या करेगी, हमारा जो WPI है, WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का अभी फिलहाल में जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। इसको रिवाइज करके 22-23 किया जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हेड कर रहे हैं रमेश चंद। तो रमेश चंद टू हेड द वर्किंग ग्रुप ऑन द रिवीजन ऑफ WPI बेस। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए इस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है। बेस ईयर को 2011-12 से चेंज करके 2022-23 किया जाएगा और ये कमीशन 18 मंथ्स में, 18 मंथ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अपनी रिपोर्ट किसको देगा, DPIIT को रिपोर्ट सबमिट करेगा, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इनको ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का काम करेगा। जान इतनी चीजें? चलिए, तो 18 मेंबर का पैनल बनाया गया है, हेड कर रहे हैं रमेश चंद। रिपोर्ट सबमिट की जाएगी 30 जून 2026 तक। ओके जी। अब यहाँ पे ये जो कमेटी बनाई गई है एक और सजेशन देगी कि WPI का ट्रांजिशन क्या हमें PPI करना चाहिए या नहीं। एक्चुअली हमारे देश में 3 इंडेक्स होते हैं, एक CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और तीसरे नंबर पे आता है PPI, मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये तीनों इंडेक्स बताते हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई दर कितनी है। जो डेली की चीजें हम लेते हैं, हम आटा लेते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, दाल लेते हैं, राइस लेते हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें उसमें कवर होती हैं। तो 3 इंडेक्स आपको देखने को मिलते हैं, विच इज PPI, इसके बाद होता है WPI एंड देन आपको CPI देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन जब होता है तो फैक्ट्री लेवल पे होता है, तो ये आपके मैन्युफैक्चर है। फिर मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं होलसेलर्स, होलसेलर्स वहां से दुकान से सामान को परचेस करते हैं, फिर होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन लेवल पे PPI को मेजर किया जाता है, होलसेल लेवल पे WPI को मेजर किया जाता है और रिटेल लेवल पे CPI को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो आपका WPI है, WPI में केवल गुड्स आते हैं, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। इसके अंदर 697 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। अभी के लिए बेस ईयर 2011-12 आपको बेस ईयर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इकोनॉमी एडवाइजर एवरी मंथ WPI को रिलीज करती है। ओके जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कंट्री रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन इन द ईयर 23-24। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल का डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा है कि हमारे देश में 2023-24 में जो कोल प्रोडक्शन हुआ है वो कितना है, वो है 997.8 मिलियन टन। इसको हम 998 मिलियन टन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2023-24 में हमारे देश में इतना कोल प्रोडक्शन है जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 11.71% ज्यादा है। क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने कहा है, क्या कहा है, इन्होंने ये बात मेंशन की है अबाउट द कोकिंग कोल। कोकिंग कोल के बारे में बात की है कि हमारे देश में 23-24 में कोकिंग कोल का प्रोडक्शन 66 मिलियन टन था, लेकिन 2024-25 में हमारा एस्टिमेशन है कि कोकिंग कोल का प्रोडक्शन 77 मिलियन टन हो जाएगा। इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यह भी कहा है कि हमारा जो कोकिंग कोल का प्रोडक्शन है डोमेस्टिक लेवल पे
वो 2029-30 तक कितना हो जाएगा, 140 मिलियन टन हो जाएगा। तो ये तीनों डेटा आपको याद रखने हैं कि लास्ट ईयर कितना था, इस ईयर कितना हो सकता है, और 29-30 का टारगेट कितना है। क्लियर है? तो ये सब फोरकास्ट किया है हमारी कोल मिनिस्ट्री ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इन 2023। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। उस डेटा में मेंशन किया गया है कि इंडिया वर्ल्ड में 6वें नंबर पे, 6 पोजीशन पे आता है टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में। पूरे वर्ल्ड का 3.9%, पूरे वर्ल्ड का 3.9% शेयर किसके पास है, इंडिया के पास है। क्लियर है? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है वो चाइना है। चाइना के बाद यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन के बाद आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। इंडिया 6 पोजीशन पे है और पूरे वर्ल्ड का 3.9% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया अपने प्रोडक्ट को कहां पर एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए में, इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, यूके, यूएई, ठीक है, जर्मनी, इन सभी देशों में हम अपने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। नाउ बात करते हैं कितना हुआ है एक्सपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर मंथ तक, अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक, इन महीनों में हमने कितना टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया है, तो हमने 21 बिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है टेक्सटाइल। अब इंपोर्ट भी करते हैं हम, तो इंपोर्ट हमारा काफी कम है, 5.4 बिलियन डॉलर का, 5.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, 41%। यूएसए में, यूरोपियन यूनियन में हम मेजर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में, जिनके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ 4 साल, लेकिन 4 ईयर के बाद इसको फर्दर 4 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, सो एमओयू बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया ऑन नॉन बासमती व्हाइट राइस। देखिए, दो प्रकार के राइस है, एक बासमती राइस है जो कि प्रीमियम क्वालिटी राइस माना जाता है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा बासमती राइस का एक्सपोर्टर हमारा प्यारा भारत है। अब हुआ क्या था, नॉन बासमती राइस के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हमारे देश में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डेली तो बासमती राइस नहीं खाते, हम डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस कंज्यूम करते हैं। तो जब हमारे देश में डिमांड ज्यादा हो रही थी, कल्टीवेशन कम हो रहा था, वॉर चल रही थी रशिया यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन जो है उसे हम ग्रेनरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो वहां पे सबसे ज्यादा आपका जो वीट वगैरह का प्रोडक्शन यूक्रेन में होता है। तो जब वॉर चल रही थी, कल्टीवेशन कम हो रहा था, डिमांड ज्यादा थी, तो हमने 2023 में क्या किया, जो नॉन बासमती राइस है उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन फाइनली 2024 में जाके हमने इस बैन को हटाया है, और अब हम वापस से नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडिया हर साल, एवरी ईयर, 1 मिलियन मैट्रिक टन नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करेगा इंडोनेशिया एवरी ईयर। कब तक, 4 इयर्स के लिए, और फर्दर 4 इयर्स के लिए इसे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड किया जा सकता है। अब ये राइस कौन सप्लाई करेगा इंडोनेशिया को, तो ये राइस इंडोनेशिया को सप्लाई करने का काम नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड करेगा। और इस एमओयू में ये भी लिखा है कि जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड है, ये राइस को प्रक्योर कहां से करेगा, तो राइस को प्रक्योर करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्लियर हो गया इतनी चीजें। जैसे कि मैंने बताया बासमती राइस के बारे में, कि बासमती राइस के में एक्सपोर्ट में इंडिया वन ऑफ द मेजर कंट्री है, और हम अपने बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, यूएसए। ये देखो, ये बिरयानी वाले बिरयानी वाली कंट्रीज आपको दिख रही हैं। अरब कंट्रीज या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज होती है वो ज्यादा अपन कहते हैं ना बिरयानी, तो बिरयानी वाली कंट्री है जो बासमती राइस ले रही है, एक तरीके से आपको याद करने के लिए है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एंड रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है बाय द आरबीआई। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम की हालत क्या है, वो कितने स्टेबल हैं, इनमें डेट कितना है, एनपीए कितना है, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं।
ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सिंस 2010 2010 से पब्लिश हो रही है और ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब साल में 2 बार पब्लिश होती है, एक बार जून में आती है और एक बार दिसंबर में आती है। तो ये दिसंबर मंथ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जिसको आरबीआई ने रिलीज किया है ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आरबीआई ने कहा है, क्या कहा है आरबीआई ने कहा है कि FY25 में हमारे देश की जो जीडीपी है वो 6.6% रहेगी। ये बात पहली चीज तो मेंशन की है। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट के फाइनेंस के बारे में बताया है। गवर्नमेंट क्या करती है, डेट लेती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है तो हम क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, डेट लेते हैं। कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आरबीआई से, सभी कहीं से हम लोन लेने का काम करते हैं। तो इंडिया में इंडियन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कहा है कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो पहले 62.7% था इन 2020-21। नाउ ये डिक्रीज होके 56.8% हो जाएगा 24-25 में। इतना ही नहीं, हमारे स्टेट की हालत के बारे में भी बात की है कि स्टेट में भी जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं, स्टेट राज्य सरकार भी तो लोन लेती है कि नहीं लेती, लेती हैं। तो जो राज्य सरकार की लाइबिलिटीज है वो भी डिक्लाइन हो रही है 31% से 28.8%। ये बात इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, अबाउट द ग्रॉस एनपीए। जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वो बोला है कि अभी तो स्टेबल चल रहा है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में ये आपका इंक्रीज हो सकता है, राइज हो सकता है। इसमें कहा है कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो सितंबर 2024 में 2.6% से इंक्रीज हुआ है और मार्च 2026 तक ये 3% से इंक्रीज हो सकता है। ये सभी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। डन। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और भी डेटा पब्लिश किया है बाय द आरबीआई। अब यहाँ पे देखिएगा, दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है आपका एनआरई अकाउंट और एक होता है आपका एनआरओ अकाउंट। इनका डिफरेंस हम और अच्छे से वीडियो के एंड में समझेंगे, एक टेबल मैंने वहां पे बनाई हुई है। सो एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट होते हैं। एनआरआई तो समझते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया के नहीं है, या फिर जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो एनआरआई जो है, एनआरआई दो प्रकार के अकाउंट्स को ओपन करते हैं, दो प्रकार से वो अपने ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। एक है एनआरई, मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, और दूसरा है एनआरओ, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इनका ये मतलब है, पहले हम मतलब बाद में समझेंगे। अभी ये समझिए कि दोनों लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स को, अपनी एफडीज को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि इनको भी तो सेविंग करनी होती है। भारत में कमा रहे हो या विदेशों में कमा रहे हो, सेविंग तो हर एक व्यक्ति करता है। तो कोई एनआरआई व्यक्ति जब अपने देश में, मतलब इंडियन बैंक्स में अकाउंट खुलाता है तो डिपॉजिट करता है, एफडी लेता है, उसी के बारे में बात की गई है। इनको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी। So non-resident Indian deposit surged to $12 billion in April-October FY25 according to the RBI data. आरबीआई ने क्या कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे देश में जो ओवरसीज डिपॉजिट साइज है वो $12 बिलियन इंक्रीज हुआ है। मतलब एनआरआई डिपॉजिट स्कीम के अंदर $12 बिलियन आपको डिपॉजिट देखने को मिल रहा है अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच में। ये बात इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, मैक्सिमम जो इनफ्लो आया है, मतलब मैक्सिमम जो डिपॉजिट आया है वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आया है। मतलब फॉरेन करेंसी के फॉर्म में एफडी वगैरह कराने का काम एनआरआईज ने किया है। क्लियर। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट आर टर्म डिपॉजिट अकाउंट दैट अलाउ एनआरआई टू सेव मनी इन द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में ये अपनी एफडी करा सकते हैं 1 से लेकर 5 इयर्स के बीच में हमारे इंडियन बैंक अकाउंट्स में। ये बात इसमें मेंशन की गई है। इसमें कहा है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी एनआरआई आपका अकाउंट्स जो डिपॉजिट है वो कितना है, $31.87 बिलियन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द इडई। इडई की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने बताया है कि हमारे देश में इंश्योरेंस की हालत क्या है। अब हम क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं और जब कभी हम बीमार हो जाते हैं, हमारे रिलेटिव बीमार हो जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल में बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस कवर होगा, क्लेम होगा कि नहीं। एक्सीडेंट के केस में हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, लेकिन कई बार जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है तो हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इरडई ने यही कहा है कि 26,000 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस हेल्थ क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट हुए हैं बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में एरर था। ये बात इरडई की रिपोर्ट में सामने आई है। तो आप देख सकते हैं
health insurance claim rejection up 19.10% in FY24। यहाँ पे कहा है जितने भी इंश्योरेंस हुए हैं उसके 11% हेल्थ इंश्योरेंस को रिजेक्ट किया गया है। 11% हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट किया गया है एज ऑफ मार्च 2024 अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रेगुलेटर एनुअल रिपोर्ट। अगर इनकी टोटल वैल्यूएशन देखेंगे तो टोटल वैल्यूएशन 26,000 करोड़ रुपीस है, जो कि 19.10% है टोटल इंश्योरेंस का। ठीक है, ये बात इसमें मेंशन की गई है। डन। इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके अलावा बोला गया है कि 11% तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, हेल्थ क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, और 6% जो है वो मार्च 2024 तक आपको पेंडिंग देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें क्या कहा है कि हमारे देश में जो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो रिड्यूस हो रहा है। हमें लगा था कि कोविड के बाद हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं 3.7% से ये ड्रॉप हुआ है। नाउ देखेंगे, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारे सामने 3 विकल्प होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से 3 ऑप्शन होते हैं? कोई आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके पास जाके हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, जैसे कि एसबीआई का हमने इंश्योरेंस ले लिया। या फिर कोई प्राइवेट फर्म्स होती हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक वगैरह से हमने कुछ इंश्योरेंस ले लिया, और कुछ ऐसी स्टैंड अलोन कंपनीज होती हैं। स्टैंड अलोन कंपनीज वो होती हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करती हैं, इसके अलावा किसी और सेक्टर में डील नहीं करती। तो 3 जगह से आप इंश्योरेंस करा सकते हो। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरर है उसमें जो क्लेम रेशियो है, मतलब आपने क्लेम किया तो 103% आपको रिटर्न मिला है। ठीक है, public sector insurer had a settlement ratio of 103% in 23-24। सबसे अच्छा किसका रहा है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या पब्लिक सेक्टर इंश्योरर का रहा है। प्राइवेट सेक्टर का जो इंश्योरर है उनके जो सेटलमेंट क्लेम्स हैं वो कितने हैं? 88.71% है। लेकिन जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है इनके जो क्लेम्स है वो काफी खराब रहे हैं, ओनली 64.71%। ये बात इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। नाउ बात करते हैं डेथ क्लेम। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पेड 48,512 करोड़ रुपीस इन द डेथ क्लेम। तो 2024 तक, मार्च 2024 तक जो डेथ क्लेम्स हमने पे किए हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो पे किए हैं वो कितने हैं? 48,512 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए नाउ बात करेंगे अबाउट द एनएफओ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लेकर आ रहा है एनएफओ। एनएफओ का क्या मतलब होता है? न्यू फंड ऑफर। मतलब कोई असेट कंपनी पहली बार कोई नए म्यूचुअल फंड्स को लेकर आ रही है। इसके पहले इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को ये पर्टिकुलर कंपनी लेकर नहीं आई है, पहली बार ये फंड्स को ऑफर कर रही है, तो उसको हम एनएफओ या फिर न्यू फंड ऑफर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च कर रही है। कौन सा फंड लॉन्च कर रही है? रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। रूरल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए जिन भी सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सब पर बेस्ड ये फंड आपको देखने को मिल जाएगा। ये फंड ओपन होंगे 9th ऑफ जनवरी 2025 से और क्लोज हो जाएंगे 25th ऑफ जनवरी 2025 के बीच में। क्लियर है? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ फंड हैज लॉन्च आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। क्लियर है? जो बेसिकली डील करेंगे रूरल इकोनॉमी के साथ, रूरल एरिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक और नई पॉलिसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द वीमेन्स, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूविश। अब कई बार फीमेल्स को कई तरीके की डिसीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, या फिर कोई हार्ट कंडीशन है, कोई सर्जरी है, तो वो सारी चीजें इस इंश्योरेंस में कवर होती हैं, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूविश। ठीक है, इसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ साथ री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका के द्वारा कोलैबोरेट करके डेवलप किया गया है। ठीक है, जिसमें 100% आपको हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाएगा और अप टू 100% पे आउट भी होगा। इसमें आपको फिक्स्ड प्रीमियम पे करना पड़ेगा अप टू 30 इयर्स तक। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है एचएसबीसी बैंक इंडिया एंड ताज ग्रुप लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटलिटी क्रेडिट कार्ड। तो ताज ग्रुप सभी को पता है कितना बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो पहली बार हमारे देश में इंडिया का पहला प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटलिटी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, पावर्ड बाय वीजा।
किसने लॉन्च किया है? HSBC ग्रुप और ताज ग्रुप ने मिलकर लॉन्च किया है। ये एक प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि इसका जो एनुअल फीस है ना वो 1,10,000 रुपीज आपको एनुअल फीस देखने को मिलेगा, और आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो भी 1,10,000 रुपीज है। इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ताज प्रॉपर्टी में स्पा, डाइनिंग, डिस्काउंट एटसेट्रा। क्लियर है? तो इस क्रेडिट कार्ड को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिएगा ये कहानी कैसे काम करती है, पहले इस कहानी को समझ लेते हैं, वापस फिर हम न्यूज पे आएंगे। तो ट्रेड सिस्टम कैसे काम करता है? तो ट्रेड सिस्टम में तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक है मेरी कोई छोटी सी कंपनी है, ये मान लो ये मेरी छोटी सी कंपनी है, मैं कोई एमएसएमई रन करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एलईडी बनाती हूँ, और एलईडी के लिए मुझे छोटे छोटे से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास कौन होगा? मेरे पास होगा एक डीलर। कौन होगा ये? डीलर होगा, जिससे मैं गुड्स को बाय करूंगी। ये हो गया डीलर, जिससे मैं गुड्स को बाय करूंगी। और तीसरा होता है अपना फाइनेंसर। फाइनेंसर का मतलब हो गया आपका कोई बैंक। तो तीन एंटिटीज के बीच में ये ट्रेड सिस्टम काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मुझे 1,00,000 एलईडी का ऑर्डर मिला है। 1,00,000 एलईडी बनाने का मुझे ऑर्डर मिला है, और इन एलईडी को बनाने के लिए मुझे इक्विपमेंट्स की या गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं जाती हूँ वेंडर के पास और वेंडर को बोलती हूँ यार 1,00,000 रुपए का ऑर्डर मिला है, आप मुझे ये सप्लाई करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आप मुझे दे दो। वेंडर कहता है कि पैसे का क्या करना है, पैसे कैसे दोगे? तो इन्होंने बोला जब मेरा ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा और जिसको मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा उसके बाद मैं पैसे दे दूंगा। तो उन्होंने बोला यार ऐसा तो कैसे होगा? तो चलो कुछ और सिस्टम हम ट्राई करते हैं। क्या सिस्टम ट्राई करते हैं? तो यहाँ पे डीलर ने कहा ठीक है, मैं एक इनवॉइस जनरेट करके देता हूँ कि आपको 1,00,000 रुपए के 1,00,000 एलईडी के ऑर्डर है, और आपको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है जिनकी वैल्यूएशन 50,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। और मैंने इनवॉइस जनरेट करके दे दिया किसको? मतलब जो डीलर है उन्होंने इनवॉइस जनरेट करके दे दिया एमएसएमई को। अब एमएसएमई जाएगा आपके पास, किसके पास? सॉरी, ये जो इनवॉइस जनरेट किया डीलर ने, ये डीलर इनवॉइस भेजेगा किसके पास? बैंक के पास। डीलर ने इनवॉइस जनरेट किया और बैंक को भेजा। तो बैंक की जो अलग अलग बैंक्स होती हैं वो नेगोशिएट करती हैं, और मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं, और लोन मिल जाता है एमएसएमई को। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एमएसएमई की हेल्प करता है, जिससे उनकी सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। कैसे काम करता है? ये आपका अपलोड किया जाता है, एमएसएमई अपलोड करता है इनवॉइस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर बायर उसको अप्रूव करते हैं, और फिर मल्टीपल जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं, वो फाइनेंस करने का काम करते हैं। इससे एमएसएमई को भी फायदा हो जाता है, और बैंक्स को भी इंटरेस्ट, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इससे कमा लेते हैं। तो तीन पार्टी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? द ट्रेड्स backed by the RBI has been significant growth in the 2024 with bill financing crossing 2 lakh crore rupees। तो यहाँ पे वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, अभी हम देखेंगे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेड्स के जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो उसमें जो इन्होंने एमएसएमई के लिए फाइनेंसिंग की है वो कितना पहुंच चुका है? 2.08 लाख करोड़ रुपीस हुआ है आपके अक्टूबर 2024 तक। ये बात इस रिपोर्ट में पब्लिश की गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1,00,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर है ट्रेड प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे चार आपके पास लाइसेंस ट्रेड प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। एक है इनवॉइस मार्ट, M1 एक्सचेंज, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशन। इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई ने और भी चीजें की हैं। पहले जो था, कोई भी एमएसएमई है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपीस है, उनको मैंडेटरी था कि वो ट्रेड प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होंगी, लेकिन इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया है। अब कोई भी एमएसएमई जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपीस है, उनको भी मैंडेटरी है कि वो ट्रेड प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होंगे। क्लियर? तो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं सांगली। सांगली कहां पर आता है? महाराष्ट्र में। तो सांगली सहकारी बैंक पे आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनको लिफ्ट कर लिया है। ठीक है, आज से 2.5 इयर्स पहले सांगली सहकारी बैंक पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, बिकॉज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इनके पास डिपॉजिट नहीं थे और एनपीए बहुत ज्यादा था।
तो इन पे नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए थे, लेकिन अब इन रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में फिर से 5 ईयर के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत लंबा एग्रीमेंट है, बहुत पुराना एग्रीमेंट है, हर समय ये लोग रिन्यू कराते रहते हैं। तो टीसीएस ने बीओबी के साथ 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। तो टीसीएस क्या करेगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बैंक का जो डेटा सेंटर है, बैंक के लिए जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, बैंक के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम को अपडेट करना है, आपके कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्मूथ करना है, फास्ट करना है, तो वो सारी सर्विसेज टीसीएस प्रोवाइड करेगा बीओबी को। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। क्लियर है? द सॉल्यूशन विल फैसिलिटेट essential बैंकिंग सर्विसेज सच एज अकाउंट ओपनिंग, आईएमपीएस, एनईएफटी, आधार, डेबिट कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन एटसेट्रा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के साथ भी जो भी ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो सब टीसीएस देखेगा। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है वो 2010 में स्टार्ट हुई थी और ये लोग समय समय पे अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड करते रहते हैं और 5 सालों के लिए फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 61,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने की बात की है नेफ्था क्रैकर प्रोजेक्ट इन ओडिशा। जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो क्रूड ऑयल आता है, तो उसके बाद उससे एक पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है नेफ्था। तो नेफ्था क्रैकर प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाएगा पारादीप ओडिशा में। कौन बिल्ड करेगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करेगा, जिसके लिए 61,000 करोड़ रुपीस का फंड रखा गया है। ये एग्रीमेंट रिसेंटली साइन हुआ है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एंड आईओसीएल के चेयरमैन एएस सहाय के बीच में। इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट के भी शेयर्स होंगे, मतलब जो भी डिविडेंड होगा, प्रॉफिट होगा, वो उड़ीसा गवर्नमेंट को भी मिलेगा। ओके जी। नेक्स्ट बात करेंगे, पंजाब एंड सिंध बैंक ने पहली बार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को इशू किया है। सो पंजाब एंड सिंध बैंक सिक्योर 3,000 करोड़ रुपीस इन फर्स्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू। 3,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को पहली बार किस बैंक ने इशू किया है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने, जिसका कूपन रेट कितना है? 7.75% है। ये जो बॉन्ड होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, बॉन्ड जो होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनके बिहाफ में जब बैंक्स पैसा कलेक्ट करता है तो उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, इसलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बोला है। इनका टेन्योर 10 इयर्स का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये बॉन्ड जो है वो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको लिस्टेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनकी प्लानिंग है कि एडिशनली 2,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को भी वो लॉन्च करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। देखिएगा, दो शब्द आएंगे, एक आएगा सब्सिडरी, डायरेक्ट सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक कंपनी, जैसे कि आरबीआईएच, आरबीआई की एक सब्सिडरी है, सिंपल, राइट। तो डायरेक्ट सब्सिडरी एक शब्द होता है और एक होता है मटेरियल सब्सिडरी। दो शब्द यहाँ पे यूज होते हैं, दोनों ही सहायक कंपनियां की तरह काम करते हैं। अब मटेरियल सब्सिडरी क्या होती है? ठीक है, मटेरियल सब्सिडरी में जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, अपनी किसी सहायक कंपनी में उसके कुछ असेट्स और उसके कुछ रेवेन्यू में इसकी शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, मटेरियल सब्सिडरी इज अ कंपनी सब्सिडरी दैट अकाउंट फॉर अ सर्टेन परसेंटेज 5 to 10% ओनली। 5 to 10% आपकी शेयर होल्डिंग होती है, आपको डिविडेंड या फिर आपको प्रॉफिट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आपकी डायरेक्ट सब्सिडरी होती है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बाइकॉम 18 मीडिया बिकम द डायरेक्ट सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। पहले बाइकॉम 18 मटेरियल सब्सिडरी थी रिलायंस की, नाउ बाइकॉम 18 मीडिया अब डायरेक्ट सब्सिडरी हो गई है रिलायंस की, मतलब अब शेयर होल्डिंग ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24.61 करोड़ रुपीस के कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करने का काम रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है। अभी कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ये कोई नई चीज होती है? तो ये क्या होता है देखेंगे। अब एक होते हैं नॉर्मल शेयर्स और एक होते हैं आपकी सीसीपीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी शेयर्स होल्डर होते हैं उनको प्रेफरेंस जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है पहली चीज उनके लिक्विडेशन में। इट इज अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ फिक्स्ड डिविडेंड।
इन्वेस्टर मतलब इस कंपनी में मेरा 5% का इन्वेस्टमेंट है और फिक्स्ड मैंने डिविडेंड कर लिया, आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1% प्रॉफिट मैं लूंगी। तो फिक्स डिविडेंड होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ज्यादा छूट भी मिलती है अगर जब भी शेयर्स को लिक्विड करने की बात की जाती है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए नाउ बात करेंगे एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट्स। फाइनली हम यहाँ पर आ गए। तो फाइनली इस टेबल पे हम बात करेंगे। तो एनआरई, एनआरई का मतलब मैंने समझाया था आप लोगों को, ठीक है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये वो हैं जो पैसा कमाते हैं इंडिया के बाहर, ठीक है, अर्न आउटसाइड इंडिया, इन्हें हम एनआरई कहते हैं। एनआरओ क्या होते हैं? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, जो पैसा कमाते हैं इनसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर रह के पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो एक हो गए जो इंडिया के बाहर पैसा कमाते हैं, एक वो हो गए जो इंडिया के अंदर पैसा कमाते हैं। दोनों ही, चाहे वो एनआरई हो या एनआरओ हो, दोनों ही अपने सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं इंडियन बैंक में, दोनों ही अपने फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब एनआरई अकाउंट में फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल एनआरई ने किसी किसी पर्सन ने जो आउटसाइड ऑफ इंडिया रहता है, इंडियन बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया, फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इसको इंटरेस्ट मिला, इस इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो एनआरआई अकाउंट, जो एनआरई अकाउंट होल्डर होते हैं, उनको इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स फ्री होता है। लेकिन एनआरओ के कंडीशन में टैक्स देना पड़ता है। क्लियर, इतनी चीजें डन। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप और भी चीजें पढ़ सकते हो इस टेबल पे। अब यहाँ पे न्यूज क्या है? SBI enhance NRI account opening with tab based digital onboarding। तो यहाँ पे जो पेपरलेस वर्क को प्रमोट कर रहा है SBI, और SBI ने कहा है टैब बेसिस पे, टैब बेसिस पे मतलब ऑनलाइन मोड पे जो एनआरआई कस्टमर्स हैं वो अपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं एसबीआई में। ये फीचर एसबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये थे हमारे जनवरी फर्स्ट वीक के ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग करेंट अफेयर्स। कुछ और बातें थी लेकिन वो दूसरे मतलब नेक्स्ट वीक के साथ मैं कंपाइल कर दूंगी, ठीक है। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ये इरडे की रिपोर्ट जो हमने डिस्कस की है उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, और ये भी बताना कैसा लगा आज का आपको सेशन। ओके, सो मिलते हैं मॉर्निंग 9 AM पर अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। टेक केयर।